गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अरुणेश आर्य। करियर पाथ के इस प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आपने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट्स किए थे। आपकी डिमांड थी कमेंट सेक्शन के थ्रू कि वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन भी किए जाएं, तो आप ही की रिक्वेस्ट पर मैं ये 3rd पार्ट लेकर आया हूं। अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन अदर देन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि गुट निरपेक्ष आंदोलन है, सार्क है, नाटो, सीटो, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकी यूनियन, अरब लीग, G4, G6, G7, G8, G77, ये सभी हम इसमें कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखे जाते हैं, बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन से, नॉन अलायंस मूवमेंट से। नॉन अलायंस मूवमेंट, जिसको हम गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से भी जानते हैं वर्ल्ड में, ये संगठन जो है एक आंदोलन के तौर पर शुरू हुआ था, लेकिन बाद में इसने एक संगठन का रूप ले लिया था। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बाद में 2nd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गुट निरपेक्ष आंदोलन। 1961 में ऑफिशियल तौर पर यह स्टार्ट हो गया था, अदरवाइज 1955, 1956 में बार्डुंग सम्मेलन में जो है इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, और आखिरकार 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड में इसका सबसे पहला सम्मेलन हुआ, जिसमें ऑफिशियल इसकी शुरुआत हो गई। हमारे लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी फाउंडेशन में महत्वपूर्ण भूमिका थी जवाहरलाल नेहरू की। हाँ जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू विश्व के 3 प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्होंने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अब्दुल नासिर मिस्र के और यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, इन तीनों ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत में। गुट निरपेक्ष आंदोलन ऐसे समय में शुरू हुआ जिस समय 2nd वर्ल्ड वार के बाद में कोल्ड वार चल रहा था, पूरे वर्ल्ड में शीत युद्ध दस्तक दे चुका था। कोल्ड वार 1945 में 2nd वर्ल्ड वार के बाद में अमेरिका और रशिया, जो 2 महाशक्तियों भर कर आई थी, उनके बीच में अघोषित युद्ध था। कोल्ड वार का मतलब आप ये नहीं सोच सकते कि एक दूसरे देशों की तरफ जो है बर्फ फेंकी जाती थी। कोल्ड वार जैसे आज इंडिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहा है लंबे टाइम से, कि बिना घोषणा के युद्ध, बीच बीच में घोषित युद्ध भी है लेकिन बिना घोषणा के युद्ध, यानी एक दूसरे देशों के खिलाफ जो है किसी प्रकार की तिकड़मबाजी चलती रहती है, वैसे ही कोल्ड वार चलता रहा। और ऐसे टाइम में आवश्यकता अनुभव हुई इन देशों के नेताओं को, जिसमें नेहरू, टिटो और नासिर शामिल थे, कि एक ऐसा अलायंस शुरू किया जाए, एक ऐसा आंदोलन शुरू किया जाए जो किसी प्रकार के अलायंस का विरोध करे, ना अमेरिकी अलायंस में कोई जाए, ना रशिया के अलायंस में जाए, ना ही किसी प्रकार के अलायंस का जो है समर्थन करे। इसी आधार पर जो है 1961 में फोर्स में आ गया था गुट निरपेक्ष आंदोलन। और इसमें जो है आप ये देख लीजिए कि ये सभी के सभी डार्क ब्लू कलर में आपको जो कंट्रीज दिखाई दे रही है, वो सभी के सभी जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। और जो लाइट ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, ये सुपरविजन से संबंधित है, ऑब्जर्वर कंट्रीज है, यानी टोटल 120 कंट्रीज जो है इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। 2nd लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हर 3 साल में इसका सम्मेलन होता है। और 18वां सम्मेलन जो है नॉन अलायंस मूवमेंट का बाकू में हुआ था, अजरबैजान में। अजरबैजान को आप देख लीजिए वर्ल्ड के मैप में, यहाँ पर अजरबैजान है, वेस्ट एशियन कंट्री। और यहाँ 25 अक्टूबर 2019 से 26 अक्टूबर 2019 के बीच में 18वां सम्मेलन हुआ था। और पहला सम्मेलन हमने किया है बेलग्रेड में हुआ था, यूगोस्लाविया में। यूगोस्लाविया जिसे आजकल हम अल्बानिया के नाम से जानते हैं। इससे आगे 2nd जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है वो है लीग ऑफ अरब स्टेट्स, या जिसे हम बोलते हैं अरब लीग। विश्व के अफ्रीका और पश्चिम एशियाई देशों के 22 देशों का संगठन है, 22 कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है अरब लीग। और ये ज्यादातर सभी के सभी मुस्लिम कंट्रीज हैं।
इन सभी मुस्लिम देशों का, अरब देशों का आपसी सहयोग से समान रूप से विकास हो, सेम डेवलपमेंट हो, इसके लिए काम करता है अरब लीग। और इसकी स्थापना जो है वो 1945 में हुई थी। फिलहाल इसमें 21 देश सदस्य हैं, लेकिन इसमें पहले 22 देश सदस्य थे। सीरिया सस्पेंड हो गया था 2011 में, तब से हम बोल सकते हैं कि इसमें टोटल 21 देश सदस्य हैं। क्वेश्चन इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत बार पूछा जाता है अरब लीग का मुख्यालय, तो आपको करना पड़ेगा इजिप्ट यानी मिस्र की राजधानी कैरो में है, कैरो में। और इंडिया जो है अरब लीग का एक ऑब्जर्वर कंट्री है। इसकी समिट जो है 2020 में पोस्टपोन हो गई थी, जो अल्जीरिया में होने वाली थी। खासकर कोरोना का जो संकट है, पेंडेमिक की जो सिचुएशन है, कोरोना क्राइसिस जो पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, 2020 के ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के सम्मेलन जो है या तो वर्चुअल हुए हैं और या फिर जो है पोस्टपोन हुए हैं। ये अफ्रीकी देश अरब लीग के मेंबर कंट्रीज हैं और ये पश्चिम एशियाई देश मुख्य रूप से जो है मेंबर कंट्रीज हैं अरब लीग की, मुस्लिम देशों का संगठन है अरब लीग। इससे आगे आ जाते हैं नाटो, नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्दर्न अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन विश्व का एक सैन्य संगठन है, एक मिलिट्री अलायंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। और मिलिट्री अलायंस का मतलब है कि एक दूसरे देशों को डिफेंस कोऑपरेशन से संबंधित है। इनमें से कौन सा संगठन पूर्ण रूप से एक सैन्य संगठन है, तो हम बोल सकते हैं पूर्ण रूप से एक सैन्य संगठन है नाटो। यानी अगर जो कोई गैर नाटो देश किसी नाटो सदस्य देश के ऊपर हमला करे तो सभी देश उससे मिलकर निपटेंगे, क्योंकि ये सैन्य सहायता संबंधित है। ज्यादातर उत्तरी अटलांटिक महासागर के सभी देश इसके सदस्य हैं। टोटल 30 देश इसके सदस्य हैं और इन 30 देशों के अलावा इसमें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के देश भी इसमें शामिल हैं। और इसका मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में इसका मुख्यालय है। नाटो का टोटल 30 देश जो है इसके सदस्य हैं। उसके अलावा जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर के अलावा जो है उत्तरी अमेरिकी कंट्रीज जो है इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। 2019 में इसका सम्मेलन जो है वो हर्टफोर्डशायर में हुआ था और ये इंग्लैंड में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे आगे आ जाते हैं सीटो। नाटो की तरह ही एक और संगठन है सीटो, और ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि हमारे लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं के बराबर दिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे नाटो की भूमिका सैन्य सहायता संबंधित है, वैसे ही सीटो की भूमिका भी सैन्य सहायता से संबंधित है। और सीटो जो है इसका हेड ऑफिस और इसकी स्थापना आपको ध्यान रखनी होगी 1954 में इसकी स्थापना हुई। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इसका जो है मुख्यालय है। 8 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसमें यूएसए स्थित है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन, फ्रांस और पाकिस्तान जैसे देश इसके सदस्य हैं। इसमें 5 रीजनल मेंबर हैं, जिसमें बर्मा है, जिसे म्यांमार बोल सकते हैं, सिलोन, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इसके 5 रीजनल मेंबर्स हैं। सीटो ये भी सैन्य सहायता से संबंधित है। इससे आगे है सार्क, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। हर बार क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं इससे संबंधित। 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी और सार्क की स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी, लेकिन इसका हेड ऑफिस जो है वो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। 2007 में इसमें 8वां मेंबर अफगानिस्तान एंटर हुआ था। अदरवाइज इससे पहले 7 देश इसके सदस्य थे। इसके सदस्य देश आपको याद रहने चाहिए, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इसके अलावा श्रीलंका और मालदीव वो सार्क के सदस्य देश हैं। इसको आप इनके मैप में दे सकते हो कि ये सभी के सभी जो है सार्क के
सदस्य देश हैं। इसमें नीचे मालदीव इसमें से कटा हुआ है, वो आप ध्यान दे लीजिए इसमें। तो ये सार्क के सदस्य देश हैं सभी के सभी। और सार्क जो है इसका हेड ऑफिस काठमांडू नेपाल में है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और इसके अलावा आपको 2006 में ध्यान रखना होगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया स्थापित हुआ था, यानी सार्क देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे हम बोलते हैं साफ्टा, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एरिया। और इसको शुरुआत में नाम दिया गया था साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यानी 650 के आसपास ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे संबंधित इन सार्क देशों के बीच में जो भी व्यापार होगा वो टैक्स फ्री होगा। इस प्रकार के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं साफ्टा। और साफ्टा किससे संबंधित है तो आपको करना पड़ेगा सार्क से, जिसे हिंदी में हम दक्षिण बोलते हैं, दक्षिण क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इससे आगे आ जाते हैं आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। एसोसिएशन और साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उसे हम बोलते हैं आसियान। और आसियान जो है इसमें इंडोनेशिया, फिलीपाइंस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, ब्रुनई, ये इसके टोटल 10 देश जो है इसके सदस्य देश हैं। इसमें ईस्ट तिमोर और पापुआ न्यू गिनी जो है ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं। इसका हेड ऑफिस जो है आसियान का वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसका सचिवालय हेड ऑफिस इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 के अंतर्गत आसियान की स्थापना हुई थी। इंडिया की हम बात करें तो इंडिया जो है आसियान का 1992 में जो है एक सेक्टरल पार्टनर बना था, बाद में डायलॉग पार्टनर बना 1996 में, और सुमित लेवर का पार्टनर बना 2002 से। यानी अब जब भी आसियान की बैठक होती है उसमें इंडिया के साथ भी अलग से बैठक होती है, जिसे हम बोलते हैं इंडिया आसियान सुमित के नाम से जिसको जाना जाता है। 2020 में जो है हनोई वियतनाम में इसकी सुमित होनी थी, लेकिन कोविड की वजह से वर्चुअल हुई। 2021 में प्रस्तावित है ब्रुनई में, ये आपको ध्यान रखना होगा। आसियान ये सभी के सभी आसियान के मेंबर कंट्रीज हैं। चाइना, जापान, इंडिया जैसा देश इसका परमानेंट मेंबर नहीं है, सिर्फ सुमित लेवल के मेंबर्स हैं। इससे आगे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है बिम्स्टेक। जब इसकी स्थापना हुई थी बिम्स्टेक की, उस टाइम जो है बिम्स्टेक का मीनिंग था बी फॉर बांग्लादेश, आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार, एस फॉर श्रीलंका, टी फॉर थाईलैंड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। 5 देश इसमें सदस्य देश थे, लेकिन अब इसमें नेपाल, भूटान भी मेंबर जो हैं इसमें बन चुके हैं। इस वजह से इसका नाम बदलकर अब हो चुका है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। शुरुआत में 5 देश सदस्य थे, अब इसमें टोटल 7 देश सदस्य हैं। 7 देश कौन कौन से तो बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड और इसके अलावा नेपाल, भूटान इसके सदस्य बन चुके हैं। 7 देश इसके सदस्य हैं, यानी जिसको हम बोल सकते हैं बंगाल की खाड़ी के 7 देशों का क्षेत्रीय सहयोग संगठन है ये। और 2018 में इसकी बैठक जो है वो 2018 में नेपाल में हुई थी और 2022 में श्रीलंका में प्रस्तावित है। बंगाल की खाड़ी के इन 7 देशों का आपसी सहयोग से जो है विकास हो, ये मुख्य उद्देश्य है बिम्स्टेक का। और इसका हेड ऑफिस जो है वो है ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। इससे आगे आ जाते हैं, मैप में देख लीजिए, सभी के सभी बे ऑफ बंगाल में स्थित 7 सदस्य हैं बिम्स्टेक के, जिसमें इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और श्रीलंका, ये 7 देश जो है बिम्स्टेक के सदस्य हैं। ढाका में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट जो है वो है ब्रिक्स। ब्रिक्स के साथ में मैंने एस जो है अलग कलर में रखा है, कारण उसका ये है कि पहले इसका नाम ब्रिक था, बी फॉर ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, इस वजह से इसका नाम हो गया
ब्रिक्स 2011 में ऑफिशियल तौर पर जो है साउथ अफ्रीका इसका मेंबर बन गया था। 2006 में जब ये स्थापित हुआ उस समय केवल ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना था। अब इसको बोल सकते हैं ब्रिक्स। ब्रिक्स जो है इसका हेड ऑफिस चाइना की इंडस्ट्रियल सिटी शंघाई में है और वहीं पर ब्रिक्स ने अपना एक बैंक स्थापित किया था, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक, जिसको नाम दिया गया था आईडीबी। किससे संबंधित है ये क्वेश्चन आता है, तो ब्रिक्स से संबंधित है। लगभग 5 साल पहले ब्रिक्स ने मिलकर जो है ये डिसीजन लिया था कि हम वर्ल्ड की जो है डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इस वजह से हम उभरती हुई जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, डेवलप होने वाली हैं, तो हम मिलकर जो है आपसी सहयोग से जो है विकास करें। इसके लिए इस संगठन की स्थापना हुई और बाद में साउथ अफ्रीका को भी इसमें शामिल कर लिया गया और अब जो है टोटल इसमें 5 देश सदस्य हैं। इसका हेड ऑफिस शंघाई में है, चीन के औद्योगिक शहर में। और 2020 में वर्चुअल जो है इसका सम्मेलन हुआ, 12वां ब्रिक्स सम्मेलन। सबसे पहला सम्मेलन जो है 2009-10 में हुआ था रशिया के शहर में और अब जो है वर्चुअल। इससे आगे आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी को हम अफ्रीकी यूनियन के नाम से भी जानते हैं। इसका हेड ऑफिस जो है वो अदीस अबाबा में है, इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में इसका हेड ऑफिस है। 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि अफ्रीकी यूनियन के तौर पर ये 2002 में स्थापित हुआ, लेकिन पहले जो है ये अफ्रीकी यूनिटी के तौर पर काम कर रहा था। अब इसको हम अफ्रीकी यूनियन के नाम से जानते हैं। और 22वां इसका सम्मेलन इसी की राजधानी अदीस अबाबा में स्थापित हुआ वर्चुअल तरीके से। तो ये सभी के सभी लगभग 53 कंट्रीज जो है अफ्रीका की, सभी के सभी अफ्रीकी यूनियन में शामिल हैं। विश्व के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए देश जो है अफ्रीका में है, उन सभी देशों का आपसी सहयोग से जो है विकास हो, इसके लिए जो है अफ्रीकी यूनियन काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इससे आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस पर। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस विश्व में हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करने वाला इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुराना ऑर्गेनाइजेशन है। 1863 में इसकी स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी हेनरी ड्यूनॉट ने। हेनरी ड्यूनॉट और उनके साथ में उनके सहयोगी थे गुस्ताव मोइनियर, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हेनरी ड्यूनॉट की थी। विश्व के सभी देशों में नेचुरल डिजास्टर, वॉर, किसी भी प्रकार का संकट हो तो रेड क्रॉस जो है उन सभी देशों में फर्स्ट एड फैसिलिटी उपलब्ध करवाएगा, प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करवाएगा, हेल्थ फैसिलिटीज जो है उपलब्ध करवाएगा। प्राइवेट ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूट फाउंडेड इन 1863, तो उस आधार पर ये हेल्थ लाइफ, ह्यूमन लाइफ और हेल्थ के लिए काम करता है। पूरे वर्ल्ड के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी ने जो ये काम किया रेड क्रॉस ने, इसके लिए इसको 3 बार नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। तो ये सभी के सभी रेड क्रॉस से संबंधित देश हैं जहां पर ये काम कर रहा है। इससे आगे आ जाते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन तो हम बोल सकते हैं एमनेस्टी इंटरनेशनल। फिलहाल विश्व में सबसे प्रमुख, सबसे पुराना संगठन जो मुख्य रूप से जो है स्थित है ह्यूमन राइट्स के लिए, जिसका हेड ऑफिस लंदन में है। इंग्लैंड के प्रमुख वकील पीटर बेंसन ने इसकी स्थापना की थी और उनके साथ में एरिक बेकर और लुइस कटनर भी शामिल थे, लेकिन मुख्य भूमिका जो है फेमस उस समय के एडवोकेट पीटर बेंसन ने निभाई थी। और 1993 में इंडिया में जो है ह्यूमन राइट, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई थी। अब जो है स्टेट वाइज जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस भी है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड पहला ऑर्गेनाइजेशन जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल था। लंदन में इसका हेड ऑफिस है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पूरे वर्ल्ड के लिए जितना भी काम किया है उसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल का शांति पुरस्कार मिल चुका है।
1977 का नोबेल पीस प्राइज जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला था, और 1978 में यूनाइटेड नेशन प्राइज भी जो है ह्यूमन राइट्स के लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिला था। तो फिलहाल पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट यानी मानव अधिकार से संबंधित सबसे प्रमुख और सबसे पहला संगठन जो है वो एमनेस्टी इंटरनेशनल है। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, और यूके में, इंग्लैंड में इसका हेड ऑफिस है लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का। इससे आगे आ जाते हैं कॉमनवेल्थ नेशंस के लिए। द कॉमनवेल्थ नेशंस, जिसे हम राष्ट्रमंडल संगठन के नाम से भी जानते हैं, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ, ऐसे देश जिस पर कभी ना कभी इंग्लैंड का अधिकार था, ब्रिटेन का अधिकार था, उन देशों के समान रूप से विकास के लिए कि उनके सहयोगी तौर पर विकास करे, ब्रिटेन उनका सहयोग करे विकास के लिए, इस वजह से राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी 1931 में, और इसका हेड ऑफिस जो है इसी वजह से लंदन में है। फाउंडर जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इन देशों पर ब्रिटेन का अधिकार था, उन देशों के विकास के लिए ब्रिटेन काम करे, इस वजह से इसकी स्थापना हुई थी। 54 इसकी मेंबर कंट्रीज हैं कॉमनवेल्थ की, और कॉमनवेल्थ जो है इसका चेयरमैन जो है, इसका प्रेसिडेंट जो है वो ब्रिटेन की महारानी होती है। फिलहाल ब्रिटेन की महारानी, क्राउन जो है ब्रिटेन का, वो एलिजाबेथ सेकंड के पास में है, महारानी एलिजाबेथ सेकंड के पास, तो वो फिलहाल प्रेसिडेंट है कॉमनवेल्थ की। तो ये प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन है कॉमनवेल्थ। इससे आगे है SCO, जिसे हम बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई जो है ये चाइना के एक इंडस्ट्रियल सिटी का नाम है, उसी के नाम पर ये ऑर्गेनाइजेशन है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें ये मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये सभी की सभी इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया और पाकिस्तान को भी बाद में 2017 में मेंबर बनाया गया था। जो कजाकिस्तान के अस्ताना में समिट हुई थी 2017 में, उसमें इंडिया और पाकिस्तान को इसमें मेंबर बनाया गया था। इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान की भी इसमें भूमिका है। 2020 में जो है इसका समिट नहीं हुआ, सिर्फ वर्चुअल हुआ है नवंबर 2020 में, और उसमें पहली बार इंडिया के चेयरमैनशिप में हुआ था। खासकर इसमें वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी इसमें शामिल रहे थे। और SCO की स्थापना 1996 में हुई थी। इसका हेड ऑफिस आपको ध्यान रखना होगा, चाइना की राजधानी बीजिंग में इसका हेड ऑफिस है। ये मेंबर कंट्रीज हैं SCO की। इससे आगे आ जाते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक पर। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB जिसे हम बोलते हैं, मनीला फिलीपाइंस में इसका हेड ऑफिस है। मनीला फिलीपाइंस की कैपिटल है, वहीं पर इसका हेड ऑफिस है। और ये शुरू हुआ था 1966 में। टोटल 66 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। ध्यान रखने के लिए 1966 में इसकी स्थापना हुई थी, और 66 कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। एशियाई देशों के विकास में सहयोग करना, तो ये 66 कंट्रीज की भागीदारी है ADB में, और सभी का परसेंटेज है। उसी के अकॉर्डिंग जो है यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए ये लोन प्रोवाइड करता है इन कंट्रीज को। इससे आगे आ जाते हैं G4। हमने पहले भी किया हुआ है जब हम UNO कर रहे थे। G4 विश्व के 4 ऐसे देशों का संगठन है जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड कर रहे हैं। एक दूसरे देशों के सहयोग के लिए इन्होंने G4 की स्थापना की थी 2005-06 में, और इसमें शामिल है ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान। 1 सेकेंड। ब्राजील, जर्मनी, इंडिया एंड जापान इसमें शामिल है। यानी आप इसमें देख सकते हो ब्राजील, जर्मनी, इंडिया और जापान वर्ल्ड मैप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चारों जो है इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। इसका कोई हेड ऑफिस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो है एक दूसरे देशों के सपोर्ट के लिए कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप की जब भी बात हो तो ये चारों एक दूसरे देशों का फेवर करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप के लिए।
G4। इससे आगे आ जाते हैं G7 पर। G7 जो है वर्ल्ड के डेवलप कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है, विकसित देशों का संगठन है G7, और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी G7 की, जिसमें मुख्य रूप से शामिल है कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस इसमें शामिल है। 2019 में इसका सम्मेलन जो है बियारिट्ज में हुआ था। ये सभी के सभी जो है इसके सदस्य शामिल हैं इसमें, और इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज इसमें मैप में आपको दिखाई दे रही है। G6, G7 और G8 सभी एक ही संगठन है। शुरुआत में इसी को G6 के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब कनाडा को इसमें मेंबर बनाया गया तो जो है G7 इसका नाम हो गया। बाद में 1997 में रशिया को इसमें मेंबर बनाया गया तो इसका नाम हो गया G8। लेकिन बाद में 2014 में जो ऑफिशियल तौर पर इसका सम्मेलन हो रहा था और रशिया को जो है इसमें नहीं बुलाया गया, तब से इसको फिर से G7 के नाम से पुकारा जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो 2013-14 में प्रॉब्लम हुई थी उस वजह से एक तरीके से सस्पेंड है रशिया G8 में से, इस वजह से इसको हम फिर से बोल रहे हैं G7। तो आइए देख लीजिए G8, जिसको पहले G6 फिर G7 बाद में G8 नाम दिया गया, अब फिर से उसको G7 के नाम से पुकारा जाता है। विश्व के विकसित देशों का संगठन, रशिया अब इसका मेंबर नहीं है, यानी अनऑफिशियल तौर पर मेंबर नहीं है, इस वजह से इसको हम G7 के नाम से पुकार रहे हैं। आ जाते हैं ग्रुप 15 में, विश्व के विकासशील देशों का संगठन यानी डेवलपिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन। भारत इसमें शामिल है क्योंकि भारत प्रमुख रूप से एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, विकासशील देशों में शामिल है। जिनेवा में इसका हेड ऑफिस है। G7 का कोई हेड ऑफिस नहीं है, G8 का कोई हेड ऑफिस नहीं है, G4 का कोई हेड ऑफिस नहीं है। ग्रुप ऑफ 15 का हेड ऑफिस जो है, G15 का हेड ऑफिस जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, ईरान, जमाइका, केन्या, मलेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया, पेरू, सेनेगल, श्रीलंका, वेनेजुएला, जिम्बाब्वे, ये सभी के सभी G15 के जो है मेंबर कंट्रीज हैं। और अब जो है इसको और एक्सपेंड किया जा रहा है G15 को। इससे आगे आ जाते हैं G20 पर। G20 जो है ये भी विकासशील देशों का संगठन है G20, और इसमें 19 विकासशील देश सदस्य हैं और उनके इसके अलावा जो है यूरोपियन यूनियन भी इसमें शामिल है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है विश्व में आज की डेट में विकासशील देशों की उभरती अर्थव्यवस्था की वजह से भूमिका बढ़ जाती है, इन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इस वजह से G20 की भूमिका जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 2008 का जो पूरे वर्ल्ड लेवल में इकोनॉमिक क्राइसिस थे, ऐसे टाइम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वर्ल्ड बैंक के सामने, IMF के सामने G20 की रही थी, और G20 ने महत्वपूर्ण रूप से इसमें रोल अपना अदा किया था। इसी वजह से आप ये देख सकते हो कि G20 की बैठक 2009 और 2010 में, यानी उस फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से साल में 2 बार हुई थी। लास्ट टाइम इसकी बैठक जो है 2019 में ओसाका में हुई थी जापान के, और 2020 में रियाद सऊदी अरेबिया में वर्चुअल बैठक, लेकिन समान रूप से बैठक जो हर साल होती थी उसमें ओसाका जापान 2019 फेमस है। विश्व में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है G20 की। इससे आगे आ जाते हैं G77 में। G77 जो है इसका हेड ऑफिस मैंने यहां पर मेंशन किया है UNO, क्योंकि इसको एफिलिएशन दी हुई है UNO ने। वैसे इसकी स्थापना 1964 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी G77 में। फिलहाल इसमें 134 कंट्रीज मेंबर कंट्रीज हैं, लेकिन जब 1964 में G77 की स्थापना हुई थी उस समय इसमें 77 कंट्रीज जो है मेंबर कंट्रीज थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते जो है 134 हो चुकी हैं। ये सभी की सभी 134 कंट्रीज जो है G77 की मेंबर कंट्रीज हैं,
और गरीब, पिछड़े हुए और विकासशील देश मुख्य रूप से सदस्य हैं G77 के, और सभी मिलकर एक दूसरे देशों का विकास करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन सभी देशों का विकास हो, इसके लिए काम करता है G77। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इससे आगे आ जाते हैं D8 पर, डेवलपिंग कंट्रीज जिसे हम बोलते हैं D8, जिसमें बांग्लादेश, इजिप्ट, इंडोनेशिया, ईरान, मलेशिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान और टर्की इसमें शामिल है। मुख्य रूप से ये सभी देश मलेशिया, इजिप्ट, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, पाकिस्तान, टर्की सभी के सभी इसके सदस्य हैं। और तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में इसका हेड ऑफिस है। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत कम इससे संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि G8 की तरह D8 क्या है। तो D8 जो है इन डेवलपिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है। इससे आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन यूरोपियन यूनियन, जिसको हम EU के नाम से जानते हैं। वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व का सबसे धनी संगठन किसको बोल सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं यूरोपियन यूनियन को। यूरोप के 27 देश इसके सदस्य हैं। आपको याद हो पहले 2016-17 में ब्रेक्जिट शब्द उभर कर आया था, जिसमें ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था। ब्रेक्जिट शब्द उभर कर आया था। उस समय हम करते थे कि इसमें 28 देश सदस्य हैं, अब हम करते हैं 27 कंट्रीज इसके मेंबर कंट्रीज हैं। और 1993 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेड ऑफिस भी नाटो की तरह ब्रसेल्स में है, बेल्जियम में है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में। और इसका 2020 में सम्मेलन जर्मनी में वर्चुअल और 2021 में प्रपोज्ड है पुर्तगाल में। तो ये सभी के सभी जो है यूरोपियन यूनियन, यूरोप के सभी देशों की सीमाएं खुली हो एक दूसरे देशों के लिए, यूरोप के सभी देशों का समान रूप से विकास हो, यूरोप के सभी देशों का कॉमन पार्लियामेंट हो, यूरोप के सभी देशों की कॉमन करेंसी हो, यूरोप के सभी देशों का कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन हो, इसके लिए काम करता है यूरोपियन यूनियन। और इंडिया को इसने अपना सहयोगी देश घोषित किया हुआ है। जब भी यूरोपियन यूनियन की बैठक होती है उसमें इंडिया को भी इनवाइट किया जाता है। तो उसमें इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है संवाद होता है, जिसको हम बोलते हैं इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट के नाम से उसे पुकारा जाता है। इससे आगे आ जाते हैं एपेक। जैसे नाटो जो है एक मिलिट्री अलायंस है, वैसे ही एपेक जो है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये जो है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन से रिलेटेड यानी आर्थिक सहयोग से संबंधित प्रमुख संगठन है। और इसकी फाउंडेशन 1989 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है कि इसमें 21 कंट्रीज जो पैसिफिक और एशियाई देशों की, पैसिफिक ओशन में स्थित और एशियाई देशों के 21 देश इसके सदस्य हैं। और स्पेशली जो है इकोनॉमिक कोऑपरेशन से संबंधित है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। इससे आगे आ जाते हैं ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, तेल निर्यातक देशों का संगठन। तेल निर्यातक देशों का संगठन विश्व के ऐसे देश जो एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल को, उन देशों का संगठन है ओपेक। इंपॉर्टेंट रोल है इसका वर्ल्ड में, विश्व में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। चौदह देश इसमें फिलहाल सदस्य हैं और 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी स्थापना बगदाद में हुई थी, लेकिन इसका हेड ऑफिस जो है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है। विश्व के ऐसे प्रमुख देश जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, उन देशों का संगठन है कि पूरे वर्ल्ड में जो है ऑयल के प्राइसेस जो है वो लगभग सुटेबल रहे, लगभग समान रहे, किसी प्रकार का ज्यादा उतार चढ़ाव ना हो, इसके लिए काम करता है ओपेक। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के नाम से जाना जाता है। हेड ऑफिस आपको ध्यान रखना होगा ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। यहां पर मैं ये टॉपिक खत्म करता हूं। ये विश्व के प्रमुख संगठन थे
और इससे संबंधित यानी यूएनओ और इससे संबंधित एक कॉमन जो है एमसीक्यू में लेकर आऊंगा, और उन एमसीक्यूज को आप करोगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आपकी आएगी। यानी यहां पर आपकी कोई कमी रह जाती है तो एमसीक्यूज से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है दूर हो जाएगी। 100+ क्वेश्चन होंगे उसमें, और वो काफी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। जब तक वो नहीं आते और वो आ जाते हैं तो प्रैक्टिस के बाद में आप लगातार इसके साथ जुड़े रहें। अगर जो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेनिफिट मिलने वाला है आपको। आने वाले टाइम में लगातार वीडियोस जो है पोस्ट करता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।